अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हुआ हूँ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, क्योंकि हम अभी तक जो काम किया है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के बहुत सारी तारीफ के साथ एक एडिशनल चीज़ है, वो ये है कि इट हैज़ फिजिकल पोजेस फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब ये है कि इसकी मादी वजूद नज़र आता है। जैसे एक कार का वजूद है, प्लानर मशीनरी का वजूद है, फर्नीचर, कंप्यूटर, तमाम चीज़ें एसेट होने के साथ साथ ये अपना फिजिकल वजूद रखती हैं, तो इनको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। इस तरह अगर आज जो हम पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब ये है कि प्रिविलेजेस, राइट एंड लाइसेंसेस आर ग्रांटेड for the cost of assets which do not have physical substance, possess physical substance। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें हैं, वो राइट्स हैं, या वो लाइसेंसेस हैं, या वो ये राइट्स हैं जिसके के कोई आपको कहेंगे जी एसेट कहाँ पड़ा हुआ जी, कहीं पड़ा नहीं हुआ, इस हैड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये क्या होता है? ये होता है जनाब कि आपके कॉपीराइट्स होते हैं और पेटेंट होते हैं और फ्रेंचाइज होती है, और उसके बाद एक होती है गुडविल। ये कैसे वजूद में आती है? सबसे पहली बात ये है कि प्रिविलेजेस ग्रांट गवर्नमेंट करती है, और गुडविल जो है ये एक डेट होती है जब आपको बिजनेस परचेज करते हैं। और इसी तरह जब फ्रेंचाइज का मसला आता है तो ये दो कंपनियों के दरमियान होता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जब आप कॉपीराइट्स देते हैं, गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, तो वो गवर्नमेंट करती है अपना इसको इशू, लाइसेंस इशू करती है। तो सबसे पहले बात यह है कि इसकी मिसालें जो हैं वो क्या हैं। उसकी मिसालें में सबसे पहले जो है वो है पेटेंट। इट इज़ एन इन्वेंशन विच इज़ रजिस्टर्ड विद द पेटेंट ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विच गिव राइट्स टू प्रोड्यूस एंड रीप्रोड्यूस एंड सेल द प्रोडक्ट। अब आपको वो जो पेटेंट राइट मिल जाता है, वो आपने एक चीज़ बनाई है और उसका एक फार्मूला आपने सेट किया है, और वो आपने एक पेटेंट की सूरत में गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त ले ली है, और वो आपको 20 साल के लिए, जितने अरसे के लिए ये रिन्यू करे, वो उस अरसे के लिए आपके लिए वो पेटेंट जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फार्मूले को, उस इन्वेंशन को आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आपको राइट्स मिल जाते हैं इन राइटिंग। इन राइटिंग जो इसकी एविडेंस क्या होती है? इसकी एविडेंस होती है कि आपके पास वो गवर्नमेंट का इश्यू किया हुआ लाइसेंस या वो राइट्स ग्रांट किए हुए वो आपके पास होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने आपको इन राइटिंग इसकी इजाज़त दी होती है, और वो आपके लिए एक एविडेंस है। इसके बाद ये है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल्स वर्क, पब्लिश्ड वर्क, और अपना एक्सक्लूसिव राइट देती है गवर्नमेंट। किसके लिए? पब्लिश वर्क, बुक्स लिखते हैं आप, मैगजीन लिखते हैं, आप बनाते हैं, आपको राइट्स मिल जाते हैं कि आप ये आज जो इस नाम की किताब है, ये आप इसके राइटर हैं, तो आपके पास इसको सेल करने की, रीपब्लिश और पब्लिश करने का राइट आपके पास है। इसी तरह जो है वो कॉपीराइट्स आप दे लेते हैं, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, तो उसकी कॉपीराइट्स इनके लिए आप गवर्नमेंट से लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है कि आप इसको इस हदूद में ये ड्रामा, ये फिल्म, ये चल सकती है, और ये आपके नाम से होगी, इसके नाम को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये भी एक ग्रांट होती है। और इसको आप उसके बाद ट्रेडमार्क्स, ये एक निशान होते हैं जो जिंगल्स की सूरत में होते हैं, फ्रेज होती है, और ये भी आपको कंप्रोमाइज़ करते हैं एक दूसरी कंपनी के साथ, जो आपको इसके राइट देती है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंचाइज क्या होती है? ये राइट और टू सेल और यूज़ द सर्विसेज
in a particular geographical area by the franchisor to the franchisee। ये एक फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी को ये राइट देता है कि आप हमारी ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, आप हमारी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और इसको फलां इलाके में आप पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर ये चीज़ बिक सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोका कोला है या ये मैकडोनल्ड है, ये आपको इस नाम के साथ, इस ट्रेडमार्क नाम के साथ इस फ्रेंचाइज आपको मिल गई है। इसका मतलब यह है कि लाहौर में अगर वो कहेंगे कि जी गुलबर्ग में खुली हुई है, तो वो गुलबर्ग वाले को बताया जाएगा कि आपकी हदूद ये है, आपकी ये हदूद है, इस हदूद में आप बेच सकते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी को ये राइट देता है कि तुम हमारा नाम इस्तेमाल करो या हमारी प्रोडक्ट बेचो, और उसके लिए वो जो पैसे देता है। अब आता है कि जी आप ये तमाम चीज़ों की कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ एसेट होती है इसकी जिसके ऊपर आपने उसे परचेज़ किया है, जो एक्सपेंस किया है गवर्नमेंट से लेने के लिए, जो एक्सपेंस आपका हुआ है वो कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। इसके अलावा आपने सक्सेसफुली आपके खिलाफ लीगल केस हो जाता है, आपने उसको जो डिफेंड किया है उसकी कॉस्ट जो है वो सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है, तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। अब ये एक तो एसेट, अब इसका आता है कि इस कॉस्ट ऑफ एसेट्स को आप एक्सपेंस कैसे बनाएंगे। जैसे आपने नॉन करंट एसेट में एक्सपेंस बनाया डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन क्या होती है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टू मेक एन एक्सपेंस इन अ सिस्टमैटिक एंड नेशनल वे। अब वहाँ पे लफ्ज़ इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको उड़ा दें तो उसके ऊपर लिखें इंटेंजिबल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स to make an expense over a useful life and in a national and systematic way। तो इसका मतलब है, इसको कहें अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब है अमोर्टाइजेशन वो एक्सपेंस जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यहाँ पे अगर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन एक एक्सपेंस है, इसके लिए वहाँ पे आप एंट्री करते हैं नॉन करंट एसेट में डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है आपने एक कंट्रा अकाउंट बनाया इसकी वैल्यूएशन के लिए, इसकी सही वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपने अलग अलग नहीं करना। यहाँ पे आपने लिखना अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस टू पेटेंट फलां पेटेंट, अमोर्टाइजेशन टू फ्रेंचाइज फलां फ्रेंचाइज, जितना कॉस्ट आपने दी है। इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी बुक वैल्यू होगी वही हमारी बुक्स में डायरेक्ट आ रही होगी, उसके लिए हमें अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें सैलरी वैल्यू नहीं होती, इसमें एक ही तरीका होता है स्ट्रेट लाइन, और इसमें दो लाइफ होती है, एक लीगल लाइफ होती है, फिजिकल लाइफ होती है। इसमें जो शॉर्टर होगी उसके ऊपर आप अमोर्टाइज करेंगे, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, और आमतौर बास की लाइफ इंडेफिनिट होती है, जब इंडेफिनिट लाइफ होगी तो उसको आप अमोर्टाइज नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप ज़हन में रखें, और इसके लिए मैंने साथ साथ मिसाल दी है आपको कॉपीराइट्स की। तो ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे, उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रिसर्च एक्सपेंस जो होता है वो आप क्यों करते हैं? दिस इज इंकर्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और ए न्यू प्रोडक्ट। अब उसके लिए रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि इस रिसर्च का पता नहीं होता कि ये मेरे एक्सपेंसेस जो है ये फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे, इसलिए तमाम जो एक्सपेंसेस होंगे ऑन रिसर्च ऑल विल बी एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इंकरेंस। जिस ईयर में ये इंकर होगा उसको हम तमाम को एक्सपेंस बनाएंगे। और इस तरीके से आपने अमाउंट ही नहीं देखनी कितनी छोटी है या बड़ी है, इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक इट एसेट बिकॉज दिस इज अनसर्टन वेदर रिसर्च विल बी सक्सेसफुल और नॉट। अब इसका झगड़ा ख़त्म कर दिया है ये फारस वालों ने, कि उन्होंने कहा जी इसके हम ये फैसला बाद में होना है, इसलिए इसको आप रिसर्च को आप करेंगे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस बनाएंगे। तो इसलिए रिसर्च के तमाम एक्सपेंसेस विल बी एक्सपेंस इन द ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड। अब इसके लिए अब छोटी सी मिसाल से मैं आपको इसका जो है समझा देता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है। ये पेज नंबर 471 के ऊपर एक छोटा सी इलस्ट्रेशन है और सोल्यूशन भी दिया हुआ है ताकि आपको सहूलत रहे इसको देखने के लिए। एक मिसाल के तौर पर उसने बताया है कि जब ये एक पेटेंट है और एक परचेज है पेटेंट, उसकी लाइफ है 7 ईयर। एक आपने गुडविल परचेज की है वो इंडेफिनिट लाइफ है। उसके बाद एक 10 ईयर फ्रेंचाइज एक्सपायरेशन डेट है ये वाली,
उसकी उसका मतलब है कि 10 साल की है। और इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया है, ये तमाम चीज़ इसमें आ गई हैं। तो मैं इसको आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें किसको पहले दो चीज़ें होती है, याद रखें किसी भी सिस्टम के लिए अकाउंटिंग में ये होता है कि इसको रिकॉर्ड किस पे करना है, इसकी सब्सिक्वेंट वैल्यू क्या होगी, हाउ इट विल बी डिटरमिन। जैसे आपने किया नॉन करंट एसेट में कि पहले जितनी कॉस्ट होगी तमाम बिफोर कमिंग इनटू यूजुअल पोजीशन, तमाम कॉस्ट जो इनकर होगी यहाँ तक वो तमाम जो है वो कैपिटलाइज होगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द एसेट्स, तो ऐसे को इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो एक्सपेंस हो जाए वो उसको वो क्या है, अगर वही एसेट सारा साल मेंटेन करता है, रिपेयर होती है, पेट्रोल खर्च होता है, इन चीज़ें जो भी लगती हैं जिसके लिए वो मेंटेन करें, हम चलाएं उसको, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंस विच आर चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड। तो इसलिए जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी उसके एसेट की इम्प्रूवमेंट नहीं करते, वो एसेट कैपिटलाइज, वो अमाउंट कैपिटलाइज होगी जो इसकी एफिशिएंसी, लाइफ और इसको इम्प्रूव करे, तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो इसको सिर्फ मेंटेन करे, चलाने में ये गाड़ी है, आपने उसमें पेट्रोल डलवाया, उसमें मोबाइल डलवाया, आपने रिपेयर करवाई, ऑल आर एक्सपेंसेस, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन बिकॉज इट इज आफ्टर इनकरिंग आफ्टर इट एसेट हैज बिकम इन यूजेबल पोजीशन। तो इसलिए ये सवाल है, इसमें मैंने बताया आपको कि उसने एसेट परचेज किया है जो कि पेटेंट है, तो आपने इसकी सीधी एंट्री करनी है। वो कहता है कि हमने 8,40,000 में इसको खरीदा है, 8,40,000 में खरीदा है और इसकी लाइफ 7 साल है। सबसे पहले आप इसकी डेट लिखें, इसकी डेट है 1/2/17। जनरल एंट्रीज, इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट टू कैश 7,10,000, मेरा ख्याल है ये इतनी अमाउंट है, 8,40,000, 8,40,000 ये हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि ये हमने एक पेटेंट खरीदा है। तो इसके बाद वो कहता है जी ये इसकी डेट है 1/2/17। उसके बाद वो कहता है जनाब कि हमने गुडविल परचेज की है और वो है 4,50,000, 4/1/17 को। गुडविल टू कैश ये 450 है। ये जब एसेट परचेज करते हैं, कोई बिजनेस परचेज करते हैं सॉरी, तो तब ये वजूद में आती है गुडविल, क्योंकि ये गुड नेम है, पॉजिटिव जो उसके वैल्यूज़ हैं उस बिज़नेस की, उसकी वजह से हम पे करते हैं। ये बड़ा लंबा मौजू है, आपको इसका इतना जानना ज़रूरी है कि गुडविल का मतलब है उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी वजह उसकी स्किल ऑफ मैनेजमेंट भी हो सकती है, उसकी वजह क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है। जैसे आप जाते हैं मार्केट में का ख़ास वसूल करते, कहना चाहिए आप चाहते हैं हाई का मुझे राजी चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे क्या कहते हैं दूसरी जो कंपनी के चीज़ें हैं वो चाहिए। तो इसलिए वो जो फ़र्क होता है, तो उनकी प्राइस में फ़र्क होता है। किसी आप दूसरे जाते हैं उसकी तरफ तो उसका ट्रेंडिंग और होता है, तो वो फ़र्क होता है कि इसका वजह क्या होती है, रेपुटेशन का, प्रोडक्ट का, क्वालिटी का, उससे गुडविल कहते हैं। तो ये इसके बाद फ्रेंचाइज आपने खरीदी है वो 3,30,000 की, और उसको डेट है 7/1। फ्रेंचाइज टू कैश या बैंक जैसे भी पेमेंट होगी आपने वैसे इसको लिखना है जी 3,30,000। उसके बाद वो कहता है जी कि 9/1 को रिसर्च का कॉस्ट आ गई। रिसर्च को आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस करेंगे टू कैश, इसको हम
सीधा सीधा एक्सपेंस लिखेंगे 1,36,500, सॉरी ये 2,10,000। ये देखेंगे, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग और रिकॉग्नाइजिंग द एसेट when it is purchased, when it is granted by the government, or when it is created due to agreement between the franchisor and franchisee, or it is due to purchase of business। गुडविल परचेज ऑफ बिजनेस में आता है। फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी का फ्रेंचाइज आती है जब आप दो बिजनेसमैन, एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करते हैं। और इसी तरह जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो इशू करती है कॉपीराइट्स और पेटेंट, और वो फेडरल गवर्नमेंट एक कागज देती है, एक अथॉरिटी देती है कि जनाब ये सिर्फ रूल में आता है। उसके जो इनकम होते हैं एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं। उसने ये बताया कि मैं ये एक्सपेंसेस हुए हैं। अब इसमें आप देखें कि उसने कुछ लाइफ बताई है, कुछ की लाइफ नहीं बताई। लाइफ बताई है उसने 7 साल किसकी, 8,40,000 की लाइफ बताई है। तो हम क्या करते हैं कि 8,40,000 के 7 पे तकसीम करें तो इसका 7 साल है तो कितने अमाउंट आती है? 8,40,000 तकसीम 7, ये आता है जी 1,20,000। ठीक है जी। तो आपने एक्सपेंस एक है तो हम लिख रहे हैं, एक ही एंट्री डाल देते हैं, साल के आखिर में डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस टू पेटेंट, पेटेंट है 1,20,000, 7 पे डिवाइड किया है हमने किसको, इसको। गुडविल जो है इसकी लाइफ डेफिनेट है, इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। फ्रेंचाइज की लाइफ कितनी है? 10 साल मेरा ख्याल है लाइफ है इसकी। फ्रेंचाइज की 10 ईयर लाइफ है। 10 ईयर फ्रेंचाइज, एक्सपायरेशन डेट 7/1/2027। तो इसकी लाइफ है अपना 7/1, अच्छा जी। तो ये 7/1/17 को, 7/1/17 का मतलब ये है कि आपने इसे परचेज कब किया है? 7/1/17 को। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, जिसका मतलब है कि 7/1/17 को किया है तो ये बनती है 7/1/17। अच्छा, उनका जो अमेरिकन का ये है जुलाई में 1/7/17, इसे आप समझें, इसको 1/7/17 समझें क्योंकि वो 1/7/17 इसका मतलब है 1 जुलाई को खरीदा गया है। तो इसकी हमने 3,30,000 डिवाइडेड बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। 3,30,000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2, ये आएगी 16,500। तो फ्रेंचाइज 16,500 और ये अमाउंट दोनों मिलकर है। अमोर्टाइजेशन का एक ही हमने एंट्री डाल दी है कंपाउंड, जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट आए, वो होती है फ्रेंचाइज। तो सॉरी ये होती है क्या कहते हैं कंपाउंड एंट्री होती है, जो एक से ज़्यादा अमाउंट होते हैं। तो 1,36,500 इसका यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये अमोर्टाइजेशन की एंट्री हमने डाल दी है कि पेटेंट की लाइफ है तो हम अमोर्टाइज करेंगे, लाइफ नहीं है तो अमोर्टाइज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है जनाब इसका रिसर्च, उसको एक्सपेंस बनाएंगे। रिसर्च को एक्सपेंस बना दिया 2,10,000। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने इसका क्या कहते हैं इंटेंजिबल एसेट जो हैं उनको किस तरीके से अमोर्टाइज करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्यों इन चीज़ों की जाती हैं, क्या राइट्स हैं। इसका एक बहुत बड़ी आइटम जो है वो है इट डज नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब है फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो नहीं रखती। तो इस तरीके से ये जो अपना इंटेंजिबल एसेट्स हैं हमने इसको पढ़ लिया है। तो आप इसको याद रखें। अब हमने इसके MCQs करने हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को प्रेस करें, ऑल को क्लिक करें ताकि आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। और आप मेरे के लिए मैं दुआ करूँगा आपको कामयाबी दा फरमाए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बात समझ आएगी। और इसलिए इसको कमेंट्स भी करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ, और इस तरह मुझसे रब्ते में रहें। इंशाअल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।